पिछली क्लास में क्या किया था? वो लाइट चली गई थी ना बीच में, कहाँ तक किया था हमने? आइंस्टाइन की इक्वेशन थी प्लस ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ये क्या चीज बताओ मुझे प्लीज। ये फ्रीक्वेंसी है जो ऊपर से रेडिएशन आ रही है। एस तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, और ये पूरा क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन है। और ये वर्क फंक्शन, हाँ, या फिर मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी। और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो चाहिए वर्क फंक्शन आई नॉट। और के ई मैक्स क्या है? किसकी? कौन सा इलेक्ट्रॉन? रिजेक्ट तो बहुत हो रहे हैं, पता ही नहीं था क्या? हाँ, सरफेस के ऊपर फोटोन गिरते हैं, रेडिएशन गिरती है तो फोटोन गिरते हैं बहुत सारे। तो जो सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन वो जब निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उनका लॉस तो होगा ही नहीं। और जो नीचे होगा वो क्या होगा? वो ऊपर जाएगा, रास्ते में टकरा के उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसकी बाहर निकल के काइनेटिक एनर्जी भी कम। ठीक है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, और वो सरफेस पे ही होता है। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया था। और कुछ? बस यही। ठीक, अभी देख बस में आगे का है। पहले देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी भी कुछ होती है, जैसे मान लो कि यही था ना वो, और यहाँ पे लगा रखा था ये ऐसे करके। ये हो गया कौन सी प्लेट है? ये फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिस पे रेडिएशन गिर रहा है। ठीक है, और ये कलेक्टर प्लेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो इंटेंसिटी का वो देखते हैं फैक्टर की कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या रोल है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी मतलब ऊपर से एक, मान लो तुमने एक बल्ब लगाया था तो कुछ रोशनी थी, अब दो लगा दिए, एक और लगा दिया उसके जैसा, तो क्या हो जाएगा? हैं? दो बल्ब लगाने से क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं। कमरे में दो बल्ब लगा दिए तो क्या हो जाता है? रोशनी, बस रोशनी बढ़ गई। रोशनी बढ़ गई का क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी ज्यादा हो गई भाई। ठीक है कि नहीं? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो क्या, पहले तो वो देखो यार, रेडिएशन में क्या होता है? फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन बता देते क्या होता है? क्या होता है बोलो? E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, या फिर एच सी बाय, हाँ कुछ भी बोलो। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। पावर मतलब कितनी एनर्जी आ रही है पर सेकेंड, तो पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम, और फिर एरिया। पावर पढ़ा ना इलेवेंथ में, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, वही। और एनर्जी किसकी? फोटॉन्स की। ये किसकी एनर्जी है?
फोटोन या बहुत सारे फोटोन? एक फोटोन या बहुत सारे? एक। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है। अब बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारे लाखों करोड़ों आ रहे होंगे, तो एन ले लेते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं उसके ऊपर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं कि n इंटू एच न्यू, बोल सकता हूँ। एच न्यू क्या है? एक फोटोन की एनर्जी, और n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल जितने वो गिर रहे हैं, और पर सेकेंड अपॉन एरिया, ठीक है कि नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर यूनिट एरिया में लिखना चाहो तो कैसे लिख लो, एन एच सी बाय लेमडा एरिया, ऐसे लिख लो। कोई बात नहीं, तुमको इस फॉर्मूले में ज्यादा नहीं घुसना है, अभी नहीं तुम्हारे कोर्स में। कुल मिला के क्या चीज है? एन क्या है? नंबर ऑफ, हाँ, फॉलिंग पर सेकेंड। अरे एक सेकंड में जो गिर रहे हैं ना वही है। हमने ले लिया कि नंबर एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी, एक सेकंड में इतनी एनर्जी अपॉन एरिया। तो एक सेकंड में जितने फोटॉन्स गिरेंगे वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब हाँ भाई, अब देखो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, सोचो। एक बल्ब की जगह दो बल्ब लगा दिए, बताओ क्या बढ़ जाएगा, जल्दी बता दो। उससे क्या होगा? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ज्यादा कैसे कैसे? हाँ एनर्जी बढ़ गई, फोटोन की एनर्जी कहाँ बढ़ गई? फोटोन की एनर्जी क्या होती है? ये रही एच न्यू। तुमने दो बल्ब लगा दिए तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी क्या? मान लो एक बल्ब था लाल बल्ब था, तुमने एक और लगा दिया, लाल बल्ब की क्या फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी? तो फोटोन की एनर्जी उतनी है, बढ़ क्या? अरे एरिया भी तो उतना ही रहेगा, एरिया भी उतना है, फ्रीक्वेंसी भी वही है, एच भी वही है, तो बदला क्या? एन बदल गया, क्योंकि एक बल्ब से जो फोटोन निकल रहे थे, मान लो 100 फोटोन निकल रहे थे, अब दो बल्ब से 200 निकलेंगे, सही है कि नहीं? एन बदल गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए जो भी हो गए। दो बल्ब लगा के डबल फोटोन गिरेंगे, ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा? बस ज्यादा करंट हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब इंटेंसिटी और करंट रिलेटेड है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हाँ, तो पहला इसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे क्या? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। इंटेंसिटी को लिख लो बड़ा आई, ऑन फोटो करंट को लिख लो छोटा आई, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये ले लो बड़ा आई, ये छोटा आई। अब बताओ, अगर मान लो क्या डबल हो गया, दो बल्ब हो गए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे? अरे तुम लाइट को डबल, इंटेंसिटी डबल कर दी तो क्या हो जाएगा? डबल नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो भी डबल हो जाएंगे, तो करंट भी। इसका मतलब करंट और इंटेंसिटी कैसे है? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, कि अगर वो डबल हो जाएगा तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बना लो, इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ है, लिख लो। अरे तुम्हारा कौन सा टेस्ट हुआ था पिछली बार? 5 का
तो मंडे को दे दो 6 का, बोलो ठीक है। बहुत दिन हो गए टेस्ट में, तो मंडे को मैं मैसेज कर दूँगा। कौन सा है वो? ईएमआई का टेस्ट। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या जरूरी है बताओ? अरे क्या बोलो, मैक्सिमम और बोलो ना। एनर्जी, कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड, हाँ, और बोलो, पूरा बोलो। जो ऊपर से जो रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा या बराबर, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। हाँ, तो ये जो ग्राफ है इसमें ये होगा कब? जब जो ऊपर से फ्रीक्वेंसी आ रही है वो थ्रेशोल्ड से क्या होगी? ज़्यादा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कब? जब ऊपर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इफ ऊपर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कम है, तो क्या होगा? बोलो। अब इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड से, अब इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, 2 4 बल्ब लगा दिए। अब बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा तो तुम क्या ही कर लोगे उसमें, ठीक है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन ही निकला तो इंटेंसिटी क्या कर लेगी? तो करंट विल भी ठीक है, लिख लो, ये भी लिख लो। हो गया? हाँ, आ जाओ। दूसरा डालो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल जो हमने लगाया है वो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन
थ्रो करंट for same frequency and different intensities. इफेक्ट ऑफ मतलब क्या है, पोटेंशियल का चेंज, पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं हम, ये बैटरी ठीक है। अभी जो बैटरी लगा रखी है इसको चेंज करके देखेंगे कि करंट पे क्या असर पड़ रहा है। ये क्या हो गया, करंट, इधर क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले तो बैटरी को जीरो कर दो, ये बैटरी हमारे हाथ में वेरिएबल है, जीरो कर दो, बैटरी जीरो, तो करंट कुछ होगा, होगा, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, बैटरी जीरो, इसका मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल प्लेट है, बस यहाँ से रोशनी आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और निकल तो रहे हैं ना, अरे कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पहुंचेगा नहीं वो, उसे खींचने की जरूरत है कुछ, जो बहुत तेज भाग रहा होगा हो सकता है वो पहुंच जाए, क्यों, यहाँ से लाखों करोड़ों निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हो सकता है कि कुछ वहां पहुंच जाए, 5-6%, 10% वहां पहुंचे। तो बैटरी की जरूरत नहीं है हमेशा, बैटरी तो क्या करती है, जल्दी जल्दी खींचने लगती है, अगर बैटरी लगा दोगे तो और ज्यादा आएंगे, और ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर बैटरी लगा देंगे तो मान लो 50-60% खींच लेगा वो, लेकिन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है 10% ही जाए, क्योंकि यहाँ से तो निकल तो रहे हैं, तो थोड़े बहुत पहुंच जाते हैं। तो जब बैटरी जीरो है, पोटेंशियल जीरो, तो करंट कुछ होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, ये ठीक है, ये हो गया करंट। अब तुमने ऐसी बैटरी लगानी शुरू कर दी, अब बैटरी को बढ़ाओ 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे करके, तो ये पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, तो ये खींचेगा और खींचेगा ना। तो पहले जो अपने आप ही जा रहे थे और कुछ तो वापस जा रहे थे, अब वो भी जाने लग जाएंगे, मतलब खींचेगा ज्यादा, जितना पॉजिटिव करूंगा उतना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो उसका मतलब अगर मैं बैटरी बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, करंट बढ़ता रहेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने लग जाएंगे, ज्यादा जाएंगे। मान लो 1000 यहाँ से निकल रहे थे, तो बिना बैटरी के मान लो 50 पहुंच रहे थे, अब बैटरी की मैंने 1 वोल्ट 2 वोल्ट लगाया, तो 50 से 100 होगा, फिर 150 200, और बैटरी बढ़ा रहा हूँ, फिर 250 300 400 500, और बढ़ा रहा हूँ, तो बढ़ाते बढ़ाते क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन मान लो कि और बढ़ा दिया, तो कितने निकल रहे थे, 1000, और मैक्सिमम कितने पहुंच सकते हैं, 1000 ही पहुंच सकते हैं। मान लो बैटरी पहुंच गई 20 वोल्ट पे 1000 निकल रहे थे, सारे के सारे पहुंच गए, तो वो तो मैक्सिमम करंट देगा। अब तुमने 25 वोल्ट 21 22 23 कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, 1000 निकल रहे थे 1000 पहुंचेंगे, तो करंट तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब बैटरी की बढ़ाते कहाँ पहुंच जाएगा वो, करंट बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जिसके बाद फिर कितना भी बढ़ा लो तुम पोटेंशियल, करंट उतना ही रहेगा। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई? हाँ, ये तो ये ग्राफ है ऐसा, इसको बोलते हैं जो मैक्सिमम करंट है, इसका नाम क्या है, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट है। समझ में क्या हुआ, बिना बैटरी के थोड़े बहुत पहुंच रहे थे 50-60, फिर बैटरी हमने लगाई और उसको भी बढ़ा दिया, 2-4 वोल्ट करने लग गए, बढ़ाते चले गए, तो 50 के 500-600 पहुंचने लग गया, और बढ़ा दिया, और बढ़ा, जितने भी निकल रहे थे एक पॉइंट पे सारे के सारे पहुंचने लग जाएंगे, तो उस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम आएगा, वही सैचुरेशन करंट है। अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये भी देखेंगे कि करंट कब जीरो होता है। भाई बैटरी अगर जीरो कर दी तब भी करंट कुछ था, अब क्या करेंगे हम, बैटरी को करंट जीरो कब आएगा,
जब बैटरी को क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। पहले तो ऐसे लगा रहे थे ना, खींच रहा था ये, अब हमने नेगेटिव इधर लगा दिया, नेगेटिव हो गया है। इसको बोलते हैं रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल, पहले तो नॉर्मल बैटरी लगाई थी जिससे वो खींच रहा था, अब हमने क्या कर दिया, रिवर्स पोटेंशियल कर दिया। ये नेगेटिव, अब नेगेटिव क्या करेगा इसको, अरे धक्का मारेगा, धक्का धक्का। तो जो बिना बैटरी के पहले कितने पहुंच रहे थे, 50, अब मैंने नेगेटिव लगाना शुरू कर दिया, तो ये 50 की जगह कितने पहुंचने लग जाएंगे, अब 0 एकदम से नहीं होगा। अभी बैटरी की वैल्यू मान लो एक आधा वोल्ट है, आधे वोल्ट में 50 की जगह थोड़ा थोड़ा रिपेल करेगा, वो थोड़ा थोड़ा रिपेल कर रहा है, 50 से 40 हो गए, फिर मैं और उसको और बढ़ाऊंगा, रिवर्स पोटेंशियल को और बढ़ा दिया तो ये और रिपेल करेगा, फिर 40 से 30 हो जाएगा, फिर और रिपेल, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो उस डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे करंट कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और एक टाइम पे आके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जहां पे करंट 0 होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, तो वो उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पे उसने करंट को ही 0 कर दिया। ठीक है, हाँ, तो ये V0 बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल का इफेक्ट क्या है किस पे, करंट पे, और सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब ऊपर से जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। तो एक बार मैं एक बल्ब लगाऊंगा यहाँ पे एक बल्ब लगाया, फ्रीक्वेंसी सेम है, लाल बल्ब मान लो लाल, अब डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब अलग अलग इंटेंसिटी, अब 2 बल्ब लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, ऐसे करके मैंने इंटेंसिटी अलग अलग कर दी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लाल का लाल ही है। ठीक है, तो होगा क्या, इंटेंसिटी चेंज कर दूंगा तो क्या बढ़ जाएगा, क्या बताया था, n बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, फिर अरे और बोलो ना, करंट बढ़ जाएगा, कुल मिला के नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने ज्यादा निकलेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो मैक्सिमम करंट जो होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो होता क्या है कि अगर मैं इंटेंसिटी चेंज कर दूं और फ्रीक्वेंसी सेम रखूं तो ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसा आ जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है कि नहीं, हाँ, एक और बना लो इंटेंसिटी का, ऐसा कुछ ग्राफ है, इंटेंसिटी अलग अलग, जो सैचुरेशन करंट है वो भी अलग अलग, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। वो बताता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे सेम, ये I1 I2 I3, I1 I3 जो है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि करंट ज्यादा, और क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू इज फिक्स्ड, ये कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, अब देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी सुनो। यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पोटेंशियल में क्या हो रहा था, वो क्या हो रहा था, वहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा, तो कहां पहुंच रहे होंगे वो, यहां से तो निकलेंगे तो सही, क्योंकि भैया रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेकिन पहुंच नहीं, तो क्या होगा क्या उनका, अरे ये क्या कर रहा था उस टाइम पे, उनको रिपेल कर रहा था ना, भगाएगा वापस, तो यहां से निकलेंगे और रास्ते से ही वापस हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आ गया, वो वहां से और हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं से बिल्कुल पास से वापस आ जाए, तभी तो नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, तो हम किसके लिए, ये सबसे आगे जाके जो यूटर्न मार के आ रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे
जो सबसे तेज, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आगे है। सबसे आगे कौन पहुंचेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकलते हुए ज्यादा होगी। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वही तो सबसे आगे जाएगा। हाँ वो है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? अरे ये V नॉट ले लो यार, इसको पोटेंशियल को V1 ले लो और ये V2 ले लो। ठीक है, तो जब वो यहाँ से निकला था तो उसकी एनर्जी क्या थी? उस इलेक्ट्रॉन की क्या थी एनर्जी? एक होती काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इज कंजर्व्ड, कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वही एनर्जी वहां होगी। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है। हम किसके लिए लगा रहे हैं? जो सबसे तेजी से निकला, क्योंकि सबसे आगे तो वही पहुंचेगा जो न्यूटन मार के आएगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? और बोलो और बोलो, कोई चार्ज पोटेंशियल के अंदर क्यू ई नहीं, एक और ये तो फोर्स होता है क्यू वी बोला था क्या? क्यू वी अरे वो होता है ना क्यू डेल्टा वी तो वही से आया। तो माइनस ई चार्ज तो माइनस है, इलेक्ट्रॉन है, इनटू V1 सही लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी होता है इज इक्वल टू, वहां पे जाके क्या हो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी? अरे न्यूटन मार के आया ना, तो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? 0, और वहां पे जाके पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई V2। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो के ई मैक्स क्या हो जाएगा? के ई मैक्स इसको उठा के ले ई V1 माइनस, और V1 माइनस V2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V नॉट। तो के ई मैक्स कितना आ गया? ई V नॉट। तो ये फॉर्मूला सा आ गया के ई मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। अब देखो एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। ये तो हमने पढ़ा ना आइंस्टाइन की इक्वेशन, इसकी जगह बढ़ा दो। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस। तो अभी हमने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी क्या है? फिक्स्ड है। तो ये तो पहले से ही फिक्स्ड है। वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहता है, ये प्लेट ही कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है तो V नॉट भी फिक्स हो जाएगा, चाहे इंटेंसिटी ऊपर नीचे कुछ भी करिए। इसीलिए ग्राफ ऐसा है कि डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है। फ्रीक्वेंसी फिक्स तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि V नॉट भी फिक्स्ड। आया समझ में? आ गया? लिख लो।
ठीक है, लिख लिया। हाँ, ये याद रखना, कुछ नहीं है इसमें। कहानी समझ में आ गई? ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस समझने के लिए बनाना तुमको यही है ग्राफ। अब अगला लिखो, तीसरा, इफेक्ट ऑफ वही पोटेंशियल ऑन ऑटो करंट, सेम कहानी, सेम चीज। फॉर इंटरचेंज कर दो, फॉर सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब इंटेंसिटी अब फिक्स्ड, एक बल्ब लगा दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, कभी लाल कभी हरा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। सोचो, बताओ क्या होगा, तुम बता सकते हो, बोलो बोलो, हैं? हाँ, और बस खत्म कहानी, क्योंकि इंटेंसिटी तो फिक्स्ड है। इंटेंसिटी अगर फिक्स्ड है तो करंट तो मैक्सिमम जो भी होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड। और फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, फ्रीक्वेंसी अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाएगा, और वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसा हो जाएगा कुछ, ये और ये वाला कुछ ऐसा। तो ये हो गया V01 ले लो, V02, ये V03 हो गया, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गई, ये ν1, इसको ν2, ν3, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बताओ कौन सी होगी, ν1 ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा, रिवर्स पोटेंशियल ज्यादा, तो ये ν3, अरे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा तुमको रिवर्स करना पड़ेगा, सही है कि नहीं, रोकने के लिए। और हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नेगेटिव एक्सिस पे है ना, तो छोटा होता है। अरे वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, मतलब ज्यादा तेजी से निकलेगा, ज्यादा तेजी से निकलेगा तो तुम्हें पोटेंशियल भी ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, नेगेटिव में तो लगाना ही है लेकिन ज्यादा, मतलब वो मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, ठीक है, ये भी बना लो। इंटेंसिटी फिक्स्ड, इंटेंसिटी फिक्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे होंगे वो भी फिक्स्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो भी फिक्स्ड। अब उसके बाद तुम कितना भी खींच लो, कितने ही जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उतना ही जाएंगे यार, इसीलिए मैक्सिमम करंट फिक्स्ड। ठीक है, ये बात है।
है, बना लिया। अगला लिखो। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, effect of frequency on stopping potential. Effect of frequency on stopping potential for different surfaces. अब क्या बोल रही है कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे देखेंगे क्या असर पड़ रहा है और डिफरेंट सरफेस, मतलब यहां से बताओ ना, डिफरेंट सरफेस का मतलब क्या हुआ, सोचो। प्लेट चेंज, क्या चेंज हो गया? प्लेट रेट प्लेट प्लेट रेट प्लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे क्या होगा? प्लेट कहाँ है ये बताओ, प्लेट कहाँ है, प्लेट का क्या असर पड़ा बता दो। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होंगे वो चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सोच के बोलो। सरफेस चेंज हो गया तो क्या चेंज हो जाएगा? सरफेस ही चेंज, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? हाँ थ्रेशोल्ड। अरे यार देखो एक बार, ऊपर से रेडिएशन आया, अभी मेटल से नहीं निकल रहा, दूसरा सरफेस लिया, हो सकता है उसमें निकल जाए, तो चेंज क्या कर दिया तुमने? सरफेस चेंज होने से क्या चेंज हो गया? वर्क फंक्शन। हर वर्क फंक्शन किसका फंक्शन होता है, मतलब किस पे डिपेंड करता है वर्क फंक्शन? फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड। अरे डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है डेंसिटी बताओ? रुक जाओ अभी, बोलो। वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कम कर दूंगा डेंसिटी क्या हो जाएगी? समुद्र के पानी की डेंसिटी कितनी है, ज्यादा है या कम? नदी के पानी से बोलो। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट है कि नहीं है? सेम रहती है डेंसिटी। ज्यादा कैसे हो गई? समुद्र के पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बस एक बाल्टी पानी निकालो उसकी डेंसिटी तो बड़ी कम होगी, क्यों? ये वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? किसी पे भी नहीं। बोलो बोलो। मटेरियल, हर मटेरियल का अपना एक वर्क फंक्शन है, ठीक है? लिख लो भाई, लिख लो, एक लाइन लिख लो। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जैसे सोडियम का अलग होगा, ठीक है, और कोई कॉपर, आयरन, सबके अलग अलग होंगे, किसी का ज्यादा किसी का कम। अब तुम चाहे सोडियम इतना सा ले लो चाहे इतना बड़ा ले लो, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो उतनी ही रहेगी, ठीक है? ये क्या है?
ऊपर है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इधर है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक सरफेस ले लो, चलो इसके ऊपर रेडिएशन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी गिर रही है, और इसका कुछ तो थ्रेशोल्ड होगा, मतलब इसका कुछ तो न्यू नॉट होगा कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो गिरानी पड़ेगी। तो अभी ऊपर मान लो कि कुछ है, ठीक है, ऊपर से फ्रीक्वेंसी है 0, कुछ नहीं आया, तो क्या होगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0 हो, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और बढ़ाओ, थोड़ी बढ़ाते जाओ, अरे कहीं तो कुछ होगा। हाँ, मान लो कि यहाँ पे आके पहुंच गए तुम, ये थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब तुमने जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तुम पहुंच गए थ्रेशोल्ड पे, थ्रेशोल्ड न्यू नॉट 1, थ्रेशोल्ड पहुंच गए। अब उसके बाद और बढ़ाओ, फिर क्या होगा, फिर ग्राफ कैसा बनेगा, वर्क पोटेंशियल ये आ जाएगा ना, देखो ध्यान से, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट, सब कुछ कांस्टेंट है। एक सरफेस ले लो, एक सरफेस के लिए कांस्टेंट हो गया वर्क फंक्शन, और e कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट, बस एक फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है और v नॉट। तो कैसा रिलेशन है ये, अरे ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर लाइन। तो ये देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे v नॉट ही बढ़ जाएगा, ये लो खत्म कहानी। दूसरा सरफेस के लिए आ जाओ, दूसरे सरफेस के लिए क्या होगा, न्यू नॉट 1 ले लो, तो h न्यू इज इक्वल टू, h तो कांस्टेंट है हमेशा, और h न्यू नॉट 2 प्लस e, हाँ तो क्या हो जाएगा। अब इसका ग्राफ भी तो कुछ होगा ऐसा कि भाई कहीं पे जाके इसकी थ्रेशोल्ड होगी, थ्रेशोल्ड कम ज्यादा भी हो सकती है, उसके बाद तो ग्राफ, ठीक है। इसका देखो, इसको हम अगर चेंज करें, e से डिवाइड कर दो, h न्यू अपॉन e इज इक्वल टू h न्यू नॉट अपॉन e प्लस v नॉट। तो लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये क्या चीज है, ये है स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, h अपॉन e। किसी भी लाइन, कोई भी सरफेस लो, कुछ भी ले लो, यही तो चेंज हो रहा है। अरे देखो यार, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इज इक्वल टू mx प्लस e, ढंग से देखो, ठीक है। सरफेस चेंज किया लेकिन स्लोप वही है, वही स्लोप h कांस्टेंट e कांस्टेंट, तो स्लोप सेम रहेगा, इसीलिए दोनों लाइन पैरेलल है क्योंकि स्लोप सेम है, ठीक है। लेकिन वो पॉइंट अलग अलग है, इंटरसेक्ट फोर्स बाकी सब अलग है। पैरेलल लाइंस किसी भी सरफेस के लिए ऐसी ही लाइन बनेंगे, ऐसी ही स्लोप सेम रहेगा। ये न्यू नॉट 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया सरफेस 1, और ये सरफेस 2 ले लो, बना लो ग्राफ। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यही लिखो बस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, v नॉट इज इक्वल टू h अपॉन e न्यू माइनस h न्यू नॉट बाय e, और इसको फिर ऐसे लिख लो, h न्यू बाय e माइनस फाई नॉट बाय e, ठीक है। इस लाइन को अगर मैं पीछे को एक्सटेंड कर दूं, पीछे तो जाती नहीं है लेकिन एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या होगा, ये वो हो जाएगा इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट फाई नॉट अपॉन ई, ये पॉइंट है। ठीक है,
फाई नॉट 1 फाई नॉट 1 अपॉन ई, और ये भी नीचे आएगा तो यही बनाना है। ये वाला पॉइंट फाई नॉट 2 अपॉन ई। ये भी लिखा नीचे। सब लिख लो, सब बना लो। नहीं फिर करना है ना इंटरसेप्ट। पता नहीं लेकिन ठीक है बना लो। लिख लो लिख लो।